भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। ऐसा इंडिया में ये कहावत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हों या फिर जितने भी स्कॉलर्स हों, जानकार हों, ये इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मानसून का जो इम्पैक्ट है ना, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न पे देखने को मिलता है। तो इंडिया के अंदर में मानसून जितना लेट आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इंडिया के अंदर में मानसून जितना ज़्यादा पहले आ जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न में उतना ही ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने को मिलती है, मतलब उतना ही बेहतर तरीके से उपज होती है। तो आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि मानसून का लेट आना या फिर पहले आना किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम समझेंगे, सबसे पहले मैप के जरिए समझेंगे कि मानसून किस तरीके से इंडिया के अंदर में आता है। उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा इंडिया का मैप है। मानसून मैप मैंने ड्रॉ किया है। इसमें से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर में मानसून का एंट्री होता है। देखिए यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है, आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये है नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल मानसून का ये लक्षण है। इस तरीके से नॉर्मल मानसून इंडिया के अंदर में इंटर करता है। वहीं जो आपको ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअल, मतलब कि ये सही तरीका से रिप्रेजेंट करता है। ये है थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकल में इस तरीके से मानसून इंडिया के अंदर में इंटर करता है। तभी आप देख पा रहे होंगे कि जून के फर्स्ट वीक में कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। 1 जून यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, फिर 3 जून, 4 जून, 6 से 8 जून, 10 जून, 15 जून, 11 से 16 जून, 25 जून, 5 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई और 12 जुलाई। जिस तरीके से आप ऊपर की तरफ जाओगे इंडिया के अंदर में, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि मानसून लेट आ रहा है। लेकिन आइडियल जो समय दिखाया गया है 1st वीक ऑफ जून, ऐसे बोला गया है कि इस वाले रीजन तक पहुंचते पहुंचते मिड ऑफ जून। आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून का जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है वो खरीफ फसल में भी पैडी, मतलब कि धान के जो उपज है उस पर उसका असर देखने को मिलता है। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो रीजन है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस वाले रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धान की खेती की जाती है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आइडियल जो समय है वो 15 जून है, लेकिन इस बार मानसून को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लास्ट वीक ऑफ जून या फिर 1st वीक ऑफ जुलाई तक पहुँच गया। तो इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न पे? चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस स्लाइड में हम समझेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका टाइटल मैंने रखा है कि एडेप्टिंग एग्रीकल्चर, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग मानसून ऑन क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल को किस तरीके से मानसून इम्पैक्ट करता है। तो देखिए क्या लिखा गया इसमें, द चेंजिंग मानसून पैटर्न्स आर इंडेड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग क्रॉप साइकिल। वास्तव में क्रॉप साइकिल को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया भर में। लेकिन हम इंडिया में इसलिए ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे वो जो मैकेनिज्म है ना इरिगेशन का, वो उतना बेहतर है नहीं। हम हर जगह तक इरिगेशन अच्छे से पहुंचा नहीं पाए हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो टोपोग्राफी है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इस रीजन में कुछ अलग है, इस रीजन में कुछ अलग है। अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस रीजन में आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहीं आपको ये जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे मानसून बहुत पहले पहुंच जाता है, तो यहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट पे जैसे जैसे जाओगे और भी चीज़ें बदल जाएंगी। और आप जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसको कि बास्केट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ लगभग नॉर्थ ईस्ट ही है बेसिकली, यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको कि बोला जाता है कि बास्केट ऑफ पैडी, धान का कटोरा। इस रीजन में भी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। तो दुनिया भर को तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया को इम्पैक्ट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इरीगेशन का प्रॉपर चैनल अवेलेबल नहीं है। देखिए इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। जो सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने भी इसको बहुत ही डाइवर्स तरीके से इसको इम्पैक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज इंसेंटिफाइज इरेगुलरिटीज इन रेनफॉल पैटर्न्स। आपको देखने को मिल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, एक कास्केडिंग इफेक्ट है। जैसे ताश के पत्तों का हम घर बनाते हैं, एक पत्ते को गिराते हैं, एक एक करके सारे पत्ते गिर जाते हैं और पूरा का पूरा जो महल है धराशायी हो जाता है। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल पैटर्न को क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा, उसकी रेगुलरिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ डिले मानसून आता है इंडिया के अंदर में, या फिर मानसून कम आया, बारिश कम हुई, इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया आज के दिनों में। आजकल
जो मतलब रिसेंट डिकेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है। अगले स्लाइड के ऊपर हम चले तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसी अगर मानसून लेट आया तो प्लांटिंग लेट होता है और उसका हार्वेस्टिंग लेट होता है। मतलब कि अगर मानसून पे लोग डिपेंडेंट होते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया के अंदर में इंडिया का जो कृषि है, खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर और मानसून के साथ एक जुआ है। अगर मानसून पहले आएगा तो खेती अच्छी होगी तो आप जुआ जीत जाएंगे, मानसून लेट आएगा खेती अच्छी नहीं होगी तो आप जुआ हार जाएंगे। या फिर अगर अच्छा मानसून नहीं आया तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यही हम यहाँ बात करने की कोशिश की जा रही है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानसून पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनकी प्लांटिंग जो होती है और हार्वेस्टिंग जो होती है वो रेसिडुअल हो जाती है, आगे की तरफ खिसक जाती है, बढ़ जाती है, शिफ्ट कर जाती है। मानसून के टाइम को चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वो सभी के सभी चेंज हो जाते हैं और फाइनली क्रॉप साइकिल को भी इम्पैक्ट करता है। अब देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, बेसिकली हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है, एक खेत के ऊपर एक साल में 2 बार, मतलब कि 2 सीजन में वहाँ पे लोग खेती करना पसंद करते हैं ऐसा, क्योंकि ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। बेसिकली जायद भी है लेकिन ज़्यादातर रबी और खरीफ की खेती होती है। अब होता क्या है कि जब खरीफ की खेती लेट होगी, मतलब कि अगर उनकी हार्वेस्टिंग जो मंथ होता है नवंबर और दिसंबर होता है, अब अगर उन्होंने लेट उसकी स्टार्ट किया तो अब ये जनवरी तक शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो रबी की जो फसल है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भी लेट होता है। तो पूरा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग साइकिल है, वो भी हमको चेंज देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वाटर स्ट्रेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मानसून लेट आएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग इरिगेशन के लिए क्या करेंगे, जो वाटर बेड पे ग्राउंड वाटर है उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको निकालेंगे। जो नहरों में पानी है, जो नदियों में पानी है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे हालात में क्या हो जाता है कि वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है क्रॉप्स के ऊपर। मतलब कि ऑलरेडी हम लोग पानी के शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत शहरों का ये हाल है कि उनके यहाँ पानी की कमी है। बेंगलोर, दिल्ली जैसे जल संकट तो अभी आपने देखा ही होगा किस तरीके के जल संकट से वो जूझ रहे हैं। तो फाइनली क्या हो जाता है कि क्रॉप के हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे क्या करता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेस्ट्स एंड डिजीजेस। अब होता क्या है कि अब मॉइस्चर की कमी होने की वजह से फार्मर्स क्या करते हैं कि उसमें अब कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो मानसून जो है जो कि इम्पैक्ट डालता है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे पेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद इसके साथ साथ किसानों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मानसून तरीके से नहीं आएगा तो उनको पेस्ट्स की प्रॉब्लम आएगी, और इस तरीके से जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसमें भी उनको सही तरीके से वो नहीं कर पाते इम्प्लीमेंट उसको। इसी के साथ साथ जो क्रॉप सुटेबिलिटी है वो भी शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो लंबे समय तक उनका सुटेबिलिटी नहीं हो पाता है एक रीजन के ऊपर में। ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है जब मानसून क्या हो जाता है, ऑल्टर्ड होता है, मतलब कि मानसून काफ़ी लेट आता है, डिले आता है। अगले स्लाइड के ऊपर अगर हम चले तो देखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है फूड सिक्योरिटी पे इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अब यही कनेक्टिविटी का खेल स्टार्ट हो जाता है। आपको क्वेश्चन तब पूछा गया था इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर से, या फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक कर पाओगे तो जियोग्राफी से, लेकिन अभी आप देख पाओगे कि किस तरीके से आपका सोसाइटी से भी इसका लिंक हो गया। मतलब कि अगर जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको इकोनॉमिक्स का भी एंगल डालना पड़ेगा, इसी के साथ साथ आपको एंगल डालना पड़ेगा सोसाइटी का, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सोसाइटी का एक टॉपिक है। मतलब कि हर किसी को खाना मुहैया कराने की जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने एक्ट भी पास किया 2013 में। तो अगर मान लो यील्ड्स में कमी आएगी, उपज में कमी आएगी, तो सरकार के पास प्रोक्योरमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो किसानों ज़्यादा अनाज खरीद नहीं पाएंगे। अब ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, ऐसे हालात में हमारे लिए फूड सिक्योरिटी मुहैया करा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज की अगर मैं बात करूँ तो फार्मर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं एडेप्टेशन स्ट्रेटजी को, ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया जा सके, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को इन्हेंस किया जा सके, इसी के साथ साथ इम्प्रूव किया जा सके इरिगेशन सिस्टम को, ताकि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को, इम्पैक्ट जो होता है मानसून को, उसको कम किया जा सके। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से मानसून का डिले होना
हमारे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।